नमस्कार साथियों, मैं हूं वरिष्ठ अध्यापक हिंदी सूरजपाल सिंह। आपका अपने YouTube चैनल एसपी क्लासेस हिंदी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले कुछ समय से हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास, काल विभाजन एवं नामकरण। विभिन्न विद्वानों के द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया, उनका नामकरण क्या क्या रखा गया, उसके विषय में हमने चर्चा कर ली है। तो लगभग आज हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित अपन क्लास लेकर आए हैं, क्लास नंबर 13, और इसमें बात कर रहे हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास का एक आदर्श काल विभाजन किस प्रकार होगा। अब तक हमने पढ़ा विभिन्न विद्वानों के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास को महत्वपूर्ण तौर पर कौन कौन से भागों में विभाजित किया गया, उसके क्या नाम सुझाए उन्होंने और उसका समय काल उन्होंने क्या डिसाइड किया। तो अब हम बात कर रहे हैं एक आदर्श काल विभाजन क्या है हिंदी का, तो इस बाबत चर्चा करेंगे। और उसके साथ साथ में आपके जैसे देखा होगा 11वीं से 12वीं तक की जो किताब चलती है अपने हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, वो उसके अनुसार भी अपन काल विभाजन पढ़ते जाएंगे। तो एक तरफ मैंने लिखा है एक आदर्श काल विभाजन और एक तरफ मैंने लिखा है पुस्तक के अकॉर्डिंग जो काल विभाजन किया गया है। तो इस प्रकार से हम दोनों तरफ से पढ़ते जाएंगे। तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, फिर आदिकाल के महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या हैं, क्या उनके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, और उस संबंधित हम चर्चा करते आगे चलेंगे। तो इसी प्रकार से आप इन निःशुल्क कक्षाओं का फायदा ले सकते हैं। आप अगर सेकंड ग्रेड देना चाहते हैं, फर्स्ट ग्रेड देना चाहते हैं, हिंदी से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए शुरू करें। अपन आज बात कर रहे हैं आदर्श काल विभाजन, नामकरण एवं इसके प्रवर्तक। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, हिंदी साहित्य का जो पहला काल था, सबसे पहला, उसको क्या नाम दिया गया। प्रारंभिक काल को अपन पुकारते हैं आदिकाल के नाम से। आदिकाल को कौन से समय के दौरान अपन रखेंगे, तो 769 ईस्वी से 1375 ईस्वी। ये तो एक क्या है, आदर्श काल विभाजन। और हमारे पाठ्य पुस्तक जो है 11वीं 12वीं में हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास जो चल रही है, उसमें जो बताया गया है 993 से 1318 ईस्वी तक। इस प्रकार से दोनों तरफ से हमें ये ध्यान रखना है। इसमें ये जो 769 ईस्वी क्यों माना, क्योंकि 769 ईस्वी में जैसे हम कहते हैं हिंदी का पहला कवि किसे माना जाता है, सरपा को। हिंदी का पहला कवि किसे माना जाता है, सरपा को, जो एक सिद्ध कवि थे। और हिंदी का पहला कवि सरपा मानने वाले विद्वान कौन थे, तो हमें ध्यान रखना है राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर नगेंद्र। इन दोनों विद्वानों ने हिंदी साहित्य का पहला कवि किसे माना है, सरपा को। और ज्यादातर विद्वान यही सपोर्ट करते हैं कि हिंदी का पहला कवि कौन था, तो सरपा। विभिन्न विद्वानों के द्वारा अलग अलग राय दी गई है, परंतु सर्वाधिक मान्यता के अनुसार सरपा को अपन मानते हैं, जो एक सिद्ध कवि थे और आदिकाल के कवि थे। और इनके अनुसार अपन माने तो इसलिए इसको 769 ईस्वी मानना है। तो इनसे हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ माना जाता है, हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना जाता है। तो 769 से 1375 ईस्वी, 993 से 1318 ईस्वी अपन पुस्तक के अनुसार। फिर देखिए अगला पॉइंट, आदिकाल। आदिकाल जो था, इसका नामकरण किसने किया, तो हमें ध्यान रखना है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को नाम किसने दिया, आदिकाल नाम किसने दिया, तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल कहने वाले विद्वान थे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब क्या होता है कि जैसे ही हिंदी का प्रारंभ माना जाता है, तो प्रारंभ में हमने देखा था कि हिंदी का उद्भव अपभ्रंश से माना जाता है। तो अपभ्रंश के जो कवि थे और हिंदी के जो कवि थे, उन दोनों की मिश्रित रचनाएं हमें आदिकाल में देखने को मिलती है। तो इसके समय को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं कि एक भाग, एक है अपभ्रंश कवि और उसके पश्चात दूसरे हिंदी कवि। तो आदिकाल को दो भागों में विभाजित किया जाता है, अपभ्रंश कवि, हिंदी के कवि। अपभ्रंश के कवि में आपने देखा होगा प्रमुख नाम लिए जाते हैं स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, इस प्रकार के। और जो हिंदी कवि थे उसमें भी आदिकाल में हिंदी कवियों को प्रमुखतः 6 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य,
जैन साहित्य, लौकिक साहित्य और गद्य साहित्य। तो इस प्रकार से हमें आदिकाल से संबंधित इन समस्त सूचनाओं को याद रखना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, आदिकाल का नामकरण किसने किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी का पहला कवि कौन है? सरपा। यह एक वास्तव में सिद्ध कवि थे। सिद्ध साहित्य हिंदी में आते हैं तो इनको पहला कवि माना है। और सरपा को पहला कवि मानने वाले कौन थे? राहुल सांकृत्यायन और डॉक्टर नगेंद्र। आदिकाल का समय क्या माना जाता है? 769 से 1375 ईस्वी। पुस्तक के अनुसार 993 से 1318 ईस्वी। इस प्रकार से आदिकाल के बाद आगे देखते हैं हम भक्ति काल। तो साथियों अब बात करते हैं अपन हिंदी साहित्य के दूसरे काल भक्ति काल की। भक्ति काल का समय क्या रहा और उसको कितने भागों में विद्वानों ने बांटा, इस बाबत चर्चा करते हैं। तो भक्ति काल से बता दूं मैं आपको, भक्ति काल का समय माना जाता है 1375 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक। और हमारे पाठ्य पुस्तक में दे रखा है 1318 से 1643 ईस्वी तक भक्ति काल का समय माना जाता है। इस भक्ति काल को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? निर्गुण और सगुण, इस प्रकार से दो भागों में इसको बांटा जाता है। कौन कौन से? निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। इस प्रकार से काल विभाजन किसने किया था? भक्ति काल का भी काल विभाजन किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हमने पहले पढ़ लिया है, उनसे संबंधित सारी चर्चाएं कर ली हैं। और निर्गुण काव्य धारा को भी प्रमुखतः दो भागों में विभाजित किया, एक ज्ञानाश्रयी काव्य और एक है प्रेमाश्रयी काव्य। ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। और सगुण काव्य धारा जो था उसको रामाश्रयी तथा कृष्णाश्रयी, इस प्रकार का विभाजन किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और हमने जब डॉक्टर राम कुमार वर्मा के संबंध में पढ़ा था, ज्ञानाश्रयी शाखा को नाम दिया था संत काव्य और प्रेमाश्रयी शाखा को नाम दिया था सूफी काव्य। और सगुण काव्य धारा के दो भाग, रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी। और इसमें भी हमने देखा था प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। तो ज्ञानाश्रयी से संबंधित जो संत काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं, प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, वे हैं कबीर। प्रेमाश्रयी शाखा अर्थात कि सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन माने जाते हैं? तो हमें ध्यान में रखना है मलिक मोहम्मद जायसी। फिर रामाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि, ये सबको पता है, तुलसीदास। और कृष्णाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं सूरदास। इस प्रकार से इन चारों शाखाओं के प्रतिनिधि कवियों के बारे में हमने जान लिया और पहले भी हमने इस बाबत चर्चा कर रखी है। और निर्गुण जो शाखा थी उसको निराकार अर्थात कि ईश्वर का कोई आकार प्रकार नहीं होता है, हमारी आत्मा ही क्या है? परमात्मा है। इस प्रकार की विचारधारा रख करके ईश्वर से साक्षात करने का जो काम किया था वह थे निर्गुण कवि थे। फिर सगुण में दो भी हमने देख लिए। इस प्रकार से हमें इस संबंध में सारा ये विवरण याद रखना है। फिर देखिए आगे मैं आपको बता दूं तो दोस्तों, भारत में जो भक्ति काल पनपा, तो भक्ति के प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो भक्ति के प्रवर्तक, यहाँ पर पॉइंट बना करके लिख रहा हूं, ये जब हम भक्ति काल पढ़ेंगे उसमें जरूर पढ़ेंगे, परंतु अभी महत्वपूर्ण तौर पर बता देता हूं। भक्ति के प्रवर्तक भारत में माने जाते हैं रामानुजाचार्य। भक्ति के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? रामानुजाचार्य। इन्होंने दक्षिण में भक्ति की शुरुआत की थी। फिर इनके जो शिष्य थे रामानंद, इन्हीं की शिष्य परंपरा में रामानंद थे, वे भक्ति को उत्तर भारत में लेकर आए थे। तो भक्ति का प्रारंभ भारत में किस प्रकार से हुआ, इस संबंध में दो विद्वानों का अलग अलग मत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि बाहरी आक्रमण जो हुए थे उस कारण से भक्ति काल का भारत में भक्ति का प्रारंभ हुआ। और भक्ति की शुरुआत किस कारण से हुई? बाहरी आक्रमणों के कारण से हुई थी। और इस मत का खंडन करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि भक्ति का प्रारंभ बाहरी आक्रमणों के कारण से नहीं हुई थी, भक्ति का प्रारंभ दक्षिण भारत में हुआ था और रामानंद उस भक्ति को उत्तर भारत में लेकर आए थे। तो इस प्रकार के दोनों विद्वानों की अलग अलग राय
हम जान लेते हैं, उनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। फिर हम आगे देखते हैं, अगला काल हमारा भक्ति काल के बाद आगे का काल जो था उसके बारे में संबंध में बात करते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं अपन हिंदी साहित्य के तीसरे रीतिकाल की। और रीतिकाल को प्रमुखतः दो भागों में विभाजित किया जाता है, रीतिबद्ध और रीतिमुक्त कवि। जैसे मैं आपको बता दूं, रीतिकाल का समय माना जाता है 1650 से 1850 ईस्वी का। हमारी पाठ्य पुस्तक के अनुसार 1643 से 1843 ईस्वी, लगभग 200 सालों का जो कालक्रम रहा वह रीतिकाल हिंदी में माना जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल 1643 से 1843 ईस्वी। और इस रीतिकाल को प्रमुखतः दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक रीतिबद्ध कवि, एक रीतिमुक्त कवि। इस प्रकार से हमें इनसे संबंधित यह बात याद रखनी है। परंतु मैं आपको बता दूं, एक विद्वान थे डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने एक अन्य प्रकार बताया है रीतिबद्ध और रीतिमुक्त। इसके बीच में उन्होंने बात की थी रीति सिद्ध कवि। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने 3 प्रकार से विभाजित किया था, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त कवि। किसने कही थी यह बात? डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इन्होंने रीतिकाल को 3 भागों में विभाजित किया था, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त कवि। और अन्य हम पढ़ें तो रीतिबद्ध और रीति मुक्त। इस प्रकार से यह हमें याद रखना है। और रीतिकाल को रीतिकाल क्यों कहा गया, रीति नाम किस कारण से पड़ा, तो इस संबंध में हम बात करते हैं कि रीतिकाव्य में जैसे जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति एवं नियमों को ध्यान में रखकर की गई है, जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति एवं नियमों को ध्यान में रख करके की गई है, उस काल को माना जाता है रीतिकाल। तो जिसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी विद्वान हुए, कवि हुए, उन्होंने एक परिपाटी का निर्वहन किया था। एक के पश्चात दूसरे कवि आए तो उन्होंने एक जैसे ही रीतियों का प्रयोग किया था। दोहा छंद का प्रयोग ज्यादातर किया गया। इस प्रकार से हर कवि ने दोहे छंद का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था। तो दोहा और सवैया, इस प्रकार के छंदों का ज्यादातर प्रयोग इस काल में किया गया। दोस्तों अब बात करते हैं रीतिकाल के नामकरण की। तो इसको रीतिकाल का नाम किसने दिया था, तो हमें याद रखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नामकरण किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का नामकरण किया था। हिंदी साहित्य में अगर रीति संप्रदाय के प्रवर्तन की बात करें तो हिंदी साहित्य में रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? आचार्य वामन। इनकी एक पंक्ति है, रीतिरात्मा काव्यस्य, रीतिरात्मा काव्यस्य। हमें यह याद रखनी है कि इन्होंने कहा था कि काव्य की आत्मा क्या होती है? रीति। रीतिरात्मा काव्यस्य, रीतिरात्मा काव्यस्य। उन्होंने काव्य की आत्मा किसे माना है? रीति को। किसने? आचार्य वामन ने। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? आचार्य वामन। उनकी पंक्ति यह हमें याद रखनी है। इस प्रकार से रीतिकाल का यह संक्षिप्त परिचय। आगे हम पढ़ेंगे रीतिकाल के बारे में, जब इसका समय आएगा तो पूरी डिटेल में अपन इसको पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से कवि हैं, रीतिबद्ध कवि कौन है, रीति सिद्ध कौन है, रीति मुक्त कौन है। इस प्रकार की सारी चर्चा हम आगे अगली क्लासों में करेंगे। फिर हम आगे रीतिकाल के बाद का जो काल माना जाता है हिंदी साहित्य के इतिहास में, वह है आधुनिक काल। आधुनिक काल का समय क्या रहा,
क्या महत्वपूर्ण उसकी विशेषताएं रही, और आधुनिक काल को भी आप देखेंगे कि कई सारे कालों में विभाजित किया गया है, उसको अनेक भागों में विभाजित किया गया है। तो अब तक हम हिंदी साहित्य के इतिहास का विवरण करेंगे। दोस्तों ये तो जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास के कालों का परिचय है, शॉर्ट में बिल्कुल, और हिंदी साहित्य के इतिहास को किस प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से कितने भागों में विभाजित किया गया है, कौन से प्रमुख कवि हैं, इनका नामकरण क्या रहा, क्या प्रमुख विशेषताएं इसमें रही, और उसको कितने कालों में विभाजित किया गया है, और उसका कालक्रम, समय कहाँ से कहाँ तक, कौन सा काल है, इस प्रकार की चर्चा हम कर रहे हैं। फिर आगे जाकर के हम हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित जब पढ़ेंगे तो सारे कालों के बारे में अलग अलग प्रकार से हम डिटेल में पढ़ते जाएंगे। तो आप इन सारी चीज़ों को आप अपने रजिस्टर में नोट करते रहिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बाद में भी इसको पढ़ सकते हैं। फिर हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट आधुनिक काल के बारे में, कि आधुनिक काल को कितने भाग में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं अपन आधुनिक काल की। आधुनिक काल को कितने कालों में विभाजित किया गया है हिंदी साहित्य के इतिहास में, आधुनिक काल को कौन कौन से अलग अलग उपभागों में विभाजित किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल का प्रारंभ हमने देखा 1850 ईस्वी से लेकर के अब तक, और के अनुसार 1843 ईस्वी से अब तक आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है। तो आधुनिक काल का प्रवर्तक अर्थात कि कौन से कवि को माना जाता है और आधुनिक काल को किन किन अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है, इससे संबंधित हम पूरा विस्तृत विवरण करेंगे। तो देखिए, पहला है आधुनिक काल का पहला भाग, आधुनिक काल को विभिन्न कालों में विभाजित किया। उसमें पहला हम देखते हैं भारतेंदु काल। भारतेंदु काल जो 1850 से लेकर के 1900 ईस्वी तक का जो समय माना हिंदी साहित्य के इतिहास में, उसको कहते हैं आधुनिक काल में भारतेंदु काल, सबसे पहला प्रकार। और उसी भारतेंदु काल को डॉक्टर नगेंद्र ने किस नाम से पुकारा था, हमने पहले देखा है पुनर्जागरण काल। डॉक्टर नगेंद्र ने भारतेंदु काल को किस नाम से संबोधित किया था, पुनर्जागरण काल। हमें यह याद रखना है, किसने कहा था, डॉक्टर नगेंद्र ने। तो भारतेंदु काल के प्रवर्तक कौन थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु काल का प्रवर्तक माना जाता है। फिर अपन देखते हैं हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का दूसरा, जिसे कहते हैं द्विवेदी काल। द्विवेदी काल का समय माना जाता है 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी, और इस द्विवेदी काल का जो प्रवर्तक माने जाते हैं वे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। किसके नाम पर द्विवेदी काल नामकरण रखा गया, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से इस काल को द्विवेदी काल कहा जाता है। फिर द्विवेदी काल को डॉक्टर नगेंद्र ने किस नाम से पुकारा था, तो जागरण सुधार काल के नाम से इन्होंने संबोधित किया था। फिर हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का तीसरा चरण छायावाद। छायावाद का समय मानते हैं अपन 1918 से 1936 ईस्वी। छायावाद का जो नामकरण हुआ, तो इसका नामकरण किसने किया था, तो हमें याद रखना है मुकुटधर पांडे ने। छायावाद नाम किसने दिया था, मुकुटधर पांडे ने। 1918 से 1936 ईस्वी तक का जो समय माना जाता है वह है छायावाद का समय। और छायावाद के प्रवर्तक कवि कौन माने जाते हैं, जयशंकर प्रसाद। और जयशंकर प्रसाद की एक रचना थी झरना, इस झरना रचना के माध्यम से ही छायावाद का प्रारंभ माना जाता है। तो जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना से छायावाद का प्रवर्तन माना जाता है, तो झरना, हमें यह याद रखना है। फिर चौथा जो वहां देखते हैं अपन प्रगतिवाद। प्रगतिवाद का समय माना जाता है 1936 ईस्वी से लेकर के 1943 ईस्वी, और इसके प्रवर्तक माने जाते हैं नागार्जुन। यह हमें याद रखना है। प्रगतिवाद के बाद में हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रयोगवाद। प्रयोगवाद का समय 1943 ईस्वी से लेकर के 1953 ईस्वी, और इसके प्रवर्तक माने जाते हैं अज्ञेय। और प्रयोगवाद जो नामकरण किया किसके द्वारा, डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी के माध्यम से इसका नामकरण यह किया जाता है। फिर उसके बाद 1953 से 1960 तक का जो काल था वह हिंदी साहित्य के इतिहास में नई कविता काल के नाम से जाना जाता है, और इसके प्रवर्तक भी अज्ञेय माने जाते हैं। फिर 1960 ईस्वी के बाद का जो समय रहा उसको साठोत्तर कविता के नाम से, और फिर लास्ट है समकालीन कविता जो अभी तक हमारे चल रहा है। तो इस प्रकार से हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को विभिन्न चरणों में बांटा गया है। इसमें हमें याद रखना है कि कौन कौन से चरण हैं क्रमबद्ध तरीके से, और उसके पश्चात इसका कालक्रम क्या रहा, और उसके पश्चात इसके प्रवर्तक कौन रहे, और जो नामकरण है यह किसने सुझाया गया था कि इनका नामकरण किसके माध्यम से किया गया। तो इस बाबत हमें इतना ध्यान रखना होगा। फिर हम एक दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको हमेशा के लिए अपने पास में नोट्स के रूप में रख लीजिए।
तो साथियों इसके बाद हम बात करते हैं एक विशेष काल की, जिसको कहते हैं हालावाद। हिंदी साहित्य के इतिहास में एक काल जिसे माना जाता है हालावाद के नाम से पुकारा जाता है। तो हालावाद के प्रवर्तक कौन है और उसका समय काल क्या रहा? तो आधुनिक काल में 1933 ईस्वी से लेकर के 1936 ईस्वी तक का जो समय माना जाता है वह है हालावाद का काल माना जाता है। और हालावाद क्या था, हालावाद के प्रवर्तक क्या थे? तो हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं हरिवंश राय बच्चन, जिनका जन्म 1907 में और उनकी मृत्यु हुई थी 2003 में। इस प्रकार का जीवन काल रहा उनका। और हरिवंश राय बच्चन को हालावाद का जनक माना जाता है। उसका समय क्या था? 1933 ईस्वी से लेकर के 1936 ईस्वी तक। और इसी हालावाद को व्यक्ति चेतना प्रधान काव्य, व्यक्ति चेतना प्रधान काव्य किसने कह करके पुकारा था? तो गणपति चंद्र गुप्त ने हालावाद को व्यक्ति चेतना प्रधान काव्य कह करके पुकारा था। तो इस प्रकार से यह था हालावाद का प्रमुख परिचय। और अब तक हमने देखा हिंदी साहित्य के प्रारंभ से ला करके अब तक कितने कालों में विभाजित किया गया, उसके प्रमुख कवि कौन कौन से थे और उसके प्रवर्तक कौन कौन से थे, कौन कौन से कालक्रम के अनुसार उसको विभाजित किया जाता है। चरणबद्ध तरीके से हमने विभिन्न प्रकार के कालों को पढ़ा। तो इसे आप अपने नोट्स में उतार लीजिए और उसको याद कर लीजिए। फिर आगे हम पढ़ते जाएंगे हिंदी साहित्य के इतिहास में, आगे एक के बाद एक काल का विभाजन करते जाएंगे और उसको डिटेल में अपन पढ़ते रहेंगे। दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। जैसे आप किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं हिंदी से संबंधित, अगर तो अच्छी तैयारी करना चाहते हैं और सीधे और सरल भाषा में नोट्स बनाना चाहते हैं तो हमारे इन जो मैं लिखवाता हूँ इस बोर्ड पर, उसको आप अपने रजिस्टर में उतार लीजिए और उसको याद करने का प्रयास कीजिए। 2-3 बार अगर आप 2-3 बार वीडियो देख लोगे तो फिर आपको वो सभी चीज़ें याद हो जाएंगी, और नहीं तो फिर आप अपने रजिस्टर में उतार सकते हैं और उसको आप लंबे समय के लिए आप अपने पास में रख सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।